लोक व्यवहार अध्याय 12। गलती स्वीकारने में परहेज नहीं होना चाहिए। मेरे घर के समीप ही एक घना जंगल था। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। बसंत के मौसम में तो यहाँ ब्लैकबेरी की घनी झाड़ियाँ, सफेदी की घटा सब और बिखेर देती थी। लंबी लंबी घास उग जाती थी और गिलहरियाँ अपने अपने घर बना लेती थी। इस सुंदर जंगल का नाम फॉरेस्ट पार्क था और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि यह उस समय दिखता होगा जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज निकाला था। प्रायः मैं इस सुंदर से जंगल में अपने छोटे से बोस्टन बुलडॉग रैक्स को घुमाने के लिए लाया करता था। रैक्स बहुत ही मित्रतापूर्ण प्रकृति का ऐसा कुत्ता था जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए मैं जंगल में उसे खुला छोड़ देता था क्योंकि वहाँ पर हम दोनों के अतिरिक्त कोई भी नहीं होता था। एक दिन अचानक हमें उस जंगल में एक पुलिस वाला मिल गया जो बलात् अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था। फिर तो पुलिस वाले को जैसे उचित अवसर मिल गया था। मुझे फटकारते हुए वह बोला, आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? इसे चेन से क्यों नहीं बांधा? क्या आपको नहीं मालूम कि यह कानून के विरुद्ध है? मैंने बड़े धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम तो है, लेकिन मुझे पता है कि यह यहाँ पर किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। पुलिस वाला तो जैसे इसी अवसर की खोज में था, वह मुझ पर बरसा, आपको ऐसा लगता है, आपको वैसा लगता है, लेकिन कानून को इस बात से क्या मतलब कि आपको क्या लगता है? जानवर ही तो है। यदि बिगड़ गया तो किसी बच्चे को भी काट सकता है या फिर किसी गिलहरी को भी मार सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन यदि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं आपको और आपके कुत्ते को दोनों को न्यायालय के कटघरे तक अवश्य पहुँचा दूंगा। मैंने भी आगे से कभी भी ऐसी गलती न करने का विश्वास दिलाया और फिर मैंने काफ़ी दिनों तक अपना वादा निभाया। लेकिन फिर वही पुरानी आदतवश रैक्स को चेन में बांधना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं भी अपने प्यारे कुत्तों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था। इसलिए हमने निर्णय भाग के हाथों में सौंप दिया। बहुत दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रैक्स और मैं स्वतंत्रता से घूमते रहे। लेकिन एक दिन मैं और रैक्स एक पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे। तभी मेरी दृष्टि उसी पुलिस वाले पर पड़ गई। रैक्स भी आगे की ओर सीधे पुलिस अफसर की दिशा में दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि मैं बुरी तरह से घिरा हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस वाले के बोलने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, सॉरी ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अब मैं ना तो कोई सफाई देना चाहता हूँ और न ही कोई बहाना बनाना चाहता हूँ। आपने तो मुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात का अनुसरण नहीं किया। इस पर पुलिस वाला थोड़े धीमे स्वर में बोला, मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कुत्ते को बिना बांधे ही घुमाना चाहता है, विशेष रूप से जब स्थान एकदम सूना हो। मैंने भी उत्तर दिया, सर अच्छा लगने से क्या होता है? मैंने कानून तो तोड़ा है, लेकिन इतना छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी को क्या हानि पहुंचा सकता है? पुलिस वाला बोला, लेकिन सर यह गिलहरी को तो मार ही सकता है। मैंने बोला। फिर उसने कहा, संभवतः आपने मेरी बातों को अधिक ही गंभीरता से ले लिया। आप अपने कुत्ते को मेरे से दूर लेकर चले जाएंगे और फिर हम दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। अब आप समझे, पुलिस वाले भी आदमी ही होते हैं। वह तो मुझ पर रौब जमाकर स्वयं को महत्वपूर्ण प्रमाणित करना चाहता था, लेकिन मैंने जब स्वयं को ही दोषी मान लिया तो वह भी अपना आत्मसम्मान दर्शाते हुए दयालु और उदार बन गया। लेकिन यदि मैं बहस करता, अपनी बात पर अड़ा रहता, तो फिर इसका परिणाम दूसरा ही होता। वैसे भी पुलिस वालों से बहस में तो कोई जीत नहीं सकता। उसके साथ शाब्दिक तर्क वितर्क करने के स्थान पर मैंने स्वयं को ही गलत मान लिया और उसे सही। मैंने अपनी गलती तुरंत ही पूरे उत्साह से मानी थी। फिर वह मेरा पक्ष लेने लगा और मैं उसका। इस प्रकार सारा मामला सरलता से सुलझ गया। उस पुलिस वाले ने तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड से भी अधिक उदारता का प्रदर्शन किया था, जबकि उसी पुलिस वाले ने कुछ दिनों पहले मुझे कटघरे तक ले जाने की बात कही थी। अब आप भी इस तकनीक का प्रयोग करके अवश्य देखें। यदि कोई आपकी गलती पर आपको डांटने वाला हो तो अच्छा यही होगा कि आप उससे पहले ही अपनी गलती मान ले, अपनी बुराई करना शुरू कर दे, बजाय इसके सामने वाला आपकी गलती बताकर आपको डांटे। अपनी उन सारी गलतियों को मन से स्वीकार कर ले जिनके लिए आपको डांट पड़ने वाली है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपके प्रति उदार होकर आपको क्षमा कर देगा, जैसा कि उस पुलिस वाले ने किया था। 100 में से 90 बार तो ऐसा ही होगा। अपने एक हठी तथा चिड़चिड़े ग्राहक के सामने कमर्शियल आर्टिस्ट फर्निड वॉरेन ने भी इसी तकनीक का प्रयोग किया था। मिस्टर वॉरेन ने हमें यह कहानी इस प्रकार सुनाई थी, प्रकाशन तथा विज्ञापन के लिए ड्राइंग बनाते समय एकदम सटीक तथा चौकन्ना होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां तब अधिक हो जाती है जब कोई आर्ट एडिटर बहुत शीघ्रता से काम करने के लिए कहता है। मेरी दृष्टि में एक ऐसा आर्ट एडिटर है जिसे दूसरों की गलती ढूंढने में ही आनंद आता है। इसलिए जब भी मैं उसके ऑफिस से बाहर आता हूँ तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। कारण उसकी आलोचना नहीं है, बल्कि उसके आक्रमण का तरीका है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक जल्दी वाले काम को तत्काल करके
एक एडिटर के पास भिजवाया और उसने मुझे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहा। फोन पर ही उसने मुझे बता दिया था कि मुझसे कोई गलती हुई थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसा ही मैं उसके ऑफिस में पहुंचा तो मैं समझ गया कि वह शत्रुतापूर्ण मूड में है और मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि चलो निंदा करने का एक और मौका हाथ आ गया। फिर उसने मुझ पर प्रश्नों की बौछार कर दी, मैंने ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके कोर्स में बताए गए आत्म आलोचन के पाठ को आजमा लिया जाए। मैं उससे बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती मेरी ही है और मैं इसके लिए कोई बहाना भी नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत समय से ड्राइंग कर रहा हूँ, फिर भी मुझसे गलती हो गई। मैं वास्तव में स्वयं पर शर्मिंदा हूँ। और आश्चर्यजनक रूप से वह तो मेरा बचाव करने लगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गलती इतनी भी गंभीर नहीं है, यह तो बस। मैंने उसे बीच में ही टोक कर कहा, किसी भी गलती के कारण चिढ़ पैदा होना तो स्वाभाविक है और गलती तो गलती ही है, चाहे जो छोटी हो या बड़ी। छोटी से छोटी गलती भी कभी कभी बहुत महंगी साबित होती है। वह फिर से बीच में बोलना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। मैं तो जीवन में पहली बार अपनी स्वयं की आलोचना कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैंने आगे कहा, मुझे अपने कार्य को सावधानी पूर्वक करना चाहिए था। आप मुझे इतना काम देते हैं तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ काम करूं। इसीलिए इस ड्राइंग को मैं दोबारा बना कर दूंगा, यही मेरी गलती का दंड है। उसने विरोध किया, नहीं, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर वह मेरी काम की प्रशंसा करने लगा और कहा कि मुझे अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल एक छोटे से सुधार की आवश्यकता है। मेरी इस छोटी सी गलती से उसकी फर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे द्वारा स्वयं की गलती स्वीकार कर लेने से तथा स्वयं के दोष गिनने से उसका क्रोध एकदम शांत हो गया। वह मुझे खाने पर ले गया और जाते समय मुझे पूरी धनराशि का चेक देने के साथ साथ नया काम भी सौंप दिया। इस प्रकार स्वयं की गलती मानने के लिए तथा स्वयं अपनी बुराई करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। लेकिन ऐसा करके मनुष्य को आत्मसंतुष्टि जरूर मिलती है। ऐसा करने से न केवल हमारे अंदर का अपराध बोध और सुरक्षात्मकता समाप्त होती है, बल्कि साथ साथ इस गलती के कारण उत्पन्न समस्या भी सरलता से सुलझ जाती है। न्यू मैक्सिको के बूज हॉर्वे ने मेडिकल की छुट्टी पर गए एक कर्मचारी को भूल से पूरा वेतन दे दिया। जब उसे अपनी गलती का पता चला तो उसने उस कर्मचारी से कह दिया कि वो अगले महीने के वेतन में से वे सारे पैसे काट लेगा। उस पर कर्मचारी ने यह प्रार्थना की कि अगर वह पूरा वेतन एक साथ काट लेंगे तो फिर वह भारी आर्थिक संकट में फंस जाएंगे, इसीलिए वह किस्तों में उसे पैसे काट लें। ऐसा करने के लिए हार्वे को अपने सुपरवाइजर से अनुमति लेनी होगी और निश्चित हुआ उस पर बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तभी हार्वे ने निश्चित किया कि यह सारी परेशानियां उसकी गलती के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए उसने कहा कि वह बॉस के सामने अपनी गलती मान लेगा। मैंने बॉस के ऑफिस में जाकर उनसे कह दिया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है और फिर मैंने सारी कहानी सुना दी। बॉस ने क्रोध में कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट की गलती है। मैंने फिर दोहराया कि नहीं, मेरी ही गलती है। एक बार फिर बॉस ने उस गलती को 2 लोगों के सिर पर मढ़ दिया, लेकिन मैं भी बार बार यही दोहराता रहा कि नहीं, गलती मेरी ही थी। अंत में बॉस भी मेरी बात से सहमत होकर कहने लगे, चलो ठीक है, तुम्हारी ही गलती थी, इसीलिए अब जाकर इसे सुधार लो। और फिर सारी उलझनें सुलझ गई और किसी को पता भी नहीं चला। मैं भी बहुत प्रसन्न था कि मैंने एक तनावपूर्ण परिस्थिति को इतने आराम से सुलझा दिया था और यह काम मैंने अपना बचाव न करते हुए बहुत साहसिक ढंग से किया था। इस घटना के बाद तो बॉस मेरा अधिक इज्जत करने लगे और मैं बॉस की। प्रत्येक मूर्ख व्यक्ति अपनी गलती को छिपाने के लिए हमेशा 100 प्रकार के बहाने बनाता है और हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन यदि आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले की दृष्टि में आप और भी ऊपर उठ जाते हैं तथा इससे आपको आनंद तथा प्रतिष्ठा का भी अनुभव होता है। उदाहरण के लिए इतिहास ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रॉबर्ट ली के बारे में जो सबसे अच्छी बात थी वह यह था कि उन्होंने केवल स्वयं को ही गेटिसबर्ग के युद्ध में पिकेट के आक्रमण के बाद हुई हार के लिए दोषी माना था। निसंदेह पिकेट का आक्रमण पश्चिमी संसार के इतिहास में हुआ सबसे शानदार तथा दर्शनीय आक्रमण था। जनरल जॉर्ज पिकेट अपने आप में ही काफी दर्शनीय थे। उनके बाल कंधे तक झूलते रहते थे तथा नेपोलियन की ही तरह वे प्रत्येक दिन युद्ध के समय में ही भावनात्मक उत्कटता से भरपूर प्रेम पत्र लिखते थे। उनके सैनिकों ने उस दर्दनाक जुलाई की दोपहर को उनका जोश और साहस बढ़ाते हुए नारे लगाए। पिकेट यूनियन लाइन्स की ओर तीव्रता से आगे बढ़ने लगा तथा पूरी सेना उसके पीछे पीछे चल दी। यह दृश्य वास्तव में बहुत साहसिक, बहुत भव्य था। जिसने भी यह दृश्य देखा
उसने मुक्त कंठ से उसकी सराहना की थी। पिकेट की सेना आसानी से आगे की ओर बढ़ती गई। पूरे समय दुश्मन की तोप के गोले उनकी सेना को लक्ष्य बनाए हुए थे, लेकिन वे बिना किसी भय या चिंता के आगे बढ़ते रहे। तभी सिमेट्री रिज की पत्थर की दीवार के पीछे से संघीय सेना ने अचानक ही पिकेट की सेना पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी। इस समय पहाड़ी की चोटी तो ज्वालामुखी की भांति धधक रही थी। कुछ ही मिनटों के अंदर पिकेट के सारे ब्रिगेड कमांडर मर गए और 5000 सैनिकों की सेना में से केवल 1000 सैनिक ही बच पाए। चारों ओर मौत का तांडव नृत्य चल रहा था। जनरल लुइस ने अंतिम आक्रमण में सैनिकों का नेतृत्व किया। वे आगे बढ़कर पत्थर की दीवार पर चढ़ गए और अपनी तलवार की नोक पर अपनी टोपी को लहराते हुए चीखने लगे, मेरे वीर सैनिकों, उन्हें मजा चखाकर ही सांस लेना। सैनिकों ने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। दीवार को लांघकर शत्रु पर संगीनों से वार किया गया तथा सिमेट्री रिज पर दक्षिणी के झंडे गाड़कर ही दम लिया। यह सफलता के झंडे मात्र 1-2 मिनट ही वहां रहे, लेकिन ये कुछ पल ही इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए। ली असफल हो गए थे। वे पिकेट का आक्रमण अद्भुत तथा साहसिक होने के साथ साथ अंत की शुरुआत थी। यह सब देखकर ली को बहुत धक्का लगा। वे बहुत दुखी थे और इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र भिजवा दिया तथा संघ के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविड से कहा कि वे उनके स्थान पर किसी नौजवान तथा अधिक कुशल व्यक्ति को नियुक्त कर दे। ली चाहते तो वे भी इस युद्ध की पराजय का दोष किसी अन्य के सिर थोपकर कई बहाने अपने बचाव में बना सकते थे। वास्तव में गलतियां उनके सैनिकों से भी हुई थी। उनके कई डिवीजन कमांडर ने उन्हें विश्वासघात किया था, लेकिन जनरल ली ने अपनी महानता को प्रमाणित करते हुए सारा दोष अपने सिर ले लिया था। जब पिकेट के हताश तथा खून से सने सिपाही वापस आए तो रॉबर्ट ली उनसे अकेले में मिले थे और उनका अभिवादन उनके स्वयं को आलोचना के साथ किया था। उन्होंने साफ कह दिया, सारी त्रुटियां मुझसे ही हुई है। इस पराजय के लिए भी मात्र मैं ही जिम्मेदार हूँ। सारे इतिहास में शायद ही किसी और ने इतनी विशाल हृदय तथा दृढ़ चारित्रिक विशेषताओं का परिचय दिया होगा। हमारे कोर्स में हांगकांग के माइकल चोंग भी पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार चीन की संस्कृति अनेक बार कुछ विशेष समस्याओं को जन्म देती है और फिर किस प्रकार नए सिद्धांत को अपनाकर लाभ होता है। उनकी कक्षा में एक ऐसा भी सदस्य था जिसका अपने बेटे के साथ बहुत समय से विवाद और मनमुटाव चल रहा था। पिता पहले अफीम के अभ्यस्त थे, लेकिन अब वे यह आदत छोड़ चुके थे। चीन की एक प्राचीन परंपरा के अनुसार पिता कभी भी पहले क्षमा मांगने के लिए कदम नहीं उठाते। इसीलिए पिता चाहते थे कि क्षमा की पहल पुत्र की ओर से ही हो। उन्होंने बताया कि अपने पोते पोतियों को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं और उसके लिए वे तड़प रहे हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके पुत्र और उनके बीच संधि हो जाए। कक्षा के सारे सदस्य भी चीन के ही थे, इसीलिए वे भली भांति समझ सकते थे कि सदियों से चली आ रही परंपरा और उनकी इच्छा में कितना भयंकर संघर्ष चल रहा होगा। पिता सोचते थे कि वह तो बड़ा है और उसके बेटे को चीन का परंपरा का भली भांति ज्ञान है कि कैसे हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। इसीलिए उन्हें पूरी आशा थी कि एक दिन उसका बेटा आएगा और अपनी गलती का क्षमा मांगेगा। यह बात कोर्स के प्रारंभिक दिनों की थी। उसी कोर्स के अंत में उसी पिता ने एक बार फिर पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने डेल कार्नेगी की यह कक्षा में सीखा है कि यदि गलती आपकी हो तो उसे तुरंत मान लेना चाहिए। वैसे तो अब अपनी गलती मानने के लिए मुझे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ही अपने बेटे के साथ अन्याय हुआ है। गलती मेरी ही थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं कि वह मुझसे नाराज है। वैसे तो बेटे से क्षमा मांगना हमारी परंपरा में सम्मिलित नहीं है, लेकिन जब गलती मेरी थी तो उसे मानने में कैसी शर्म, कैसी परंपरा। पूरी कक्षा उनकी महानता के आगे झुक गई। सभी ने खूब तालियां बजाई और उनका समर्थन किया। उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार वे अपने पुत्र के घर गए और उनके संबंधों में फिर से मधुरता घुल गई। अब उनको अपनी बहू तथा पोते पोतियों को देखने का सपना भी सच हो चुका है। अल्बर्ट हावर्ड देश के बहुत सम्मानित तथा प्रसिद्ध लेखक थे। कभी कभी इनके वाक्यों की चुभन से लोगों की भावनाएं भड़क उठती थी, लेकिन हावर्ड ने लोक व्यवहार की दुर्लभ कला कूट कूट कर भरी थी। इसी के कारण उनके शत्रु भी उनके मित्र बन जाते थे। उदाहरण दिया, यदि कोई पाठक उनके लेख से चिढ़कर यह लिखता था कि वह उनके इस लेख से व्यक्त विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है तथा अंत में वह लेखक में कमी भी निकाल देता था, तो हावर्ड उस पत्र का उत्तर इस प्रकार देते थे, यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो आज की तारीख में मैं स्वयं ही अपने उस लेख के विचार से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी आज लिखता हूँ अगले दिन वही मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मन से आपका आभारी हूँ कि आपने अपने विचार लिखकर भेजे। मुझे प्रसन्नता होगी कि आप और मैं इसी दिन इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। हाँ, अभी इस समय मैं दूर से ही आपको नमस्ते करता हूँ, आपका अपना। अब आप स्वयं ही सोचिए कि इस प्रकार का उत्तर पाकर कोई उस व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोच सकता है क्या? तो इस अध्याय का सार यही है कि
जब हम सही हों तो हमें अपनी बात को धीरे धीरे से और कूटनीति से लोगों को मनवाने का प्रयास करना चाहिए, पर जब हम गलत हों तो हमें तत्काल बिना किसी झिझक के पूरे उत्साह तथा ईमानदारी से उस गलती को मान लेना चाहिए। इस तकनीक का प्रयोग करने से सुखद परिणाम निकलेंगे तथा साथ साथ आपको भी आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। एक पुरानी कहावत को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें, लड़ाई से आपको मनचाहा नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से आपको मनचाहे से भी अधिक मिल जाता है। इसीलिए गलती होने पर उसे तुरंत स्वीकार कर लें। धन्यवाद।